हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कॉमन सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, सोम जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है। तो आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में। बस इस सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम उसी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, अब देखिए, ये सब्जेक्ट कई नामों से जाना जाता है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो आप सभी का चैप्टर, चूंकि यहाँ पे हम चैप्टर वाइज बात कर रहे हैं, इसके पहले अगर अभी तक आप सभी ने जो हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन सब्जेक्ट है उसका जो मैराथन लेक्चर है नहीं देखा है, तो उसको भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके प्लेलिस्ट पर प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इसमें हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो आप सभी का चैप्टर निकल के आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, कौन सा? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? अब देखिए, मटेरियल क्या होता है हमने पढ़ा, मैटर क्या होता है ये हमने पढ़ चुका है, पहले कई लेक्चर में पढ़ चुका है हम लोगों ने। तो और मटेरियल क्या क्या होते हैं ये हम जानते हैं। ठीक है, क्या और कौन कौन से मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात करने वाले? इंजीनियरिंग मटेरियल, जो कि इंजीनियरिंग में काम आता है, उन मटेरियल्स के बारे में बात करने वाले। ठीक है, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि मटेरियल कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको कितने पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, कौन सा है? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में अगर बात करते हैं, सबसे पहला क्या था? जनरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, साधारण वर्गीकरण, जनरल क्लासिफिकेशन। फिर सेकंड आता है इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। फिर तीसरा निकल के आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी। क्या? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी। ठीक है, मतलब कि उपयोगिता के आधार पर क्लासिफिकेशन। और अगर फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ क्या निकल के आता है? जो फोर्थ हमारे पास होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड। ठीक, ये चार प्रकार से क्या किया गया है? मटेरियल्स को क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला जनरल क्लासिफिकेशन, सामान्य वर्गीकरण। फिर इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, मतलब कि औद्योगिक वर्गीकरण। फिर थर्ड हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी। और फोर्थ हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड, मतलब कि निर्माण विधि के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल क्लासिफिकेशन। तो जनरल क्लासिफिकेशन में एक तो हमारा आ जाता है एक धात्विक पदार्थ और एक अधात्विक पदार्थ, मतलब कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। कौन सा? नॉन मेटेलिक। ठीक, अब मेटेलिक में क्या आ जाता है? मेटेलिक में जैसे हमारा हो गया स्टील हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है? हमारा मेटेलिक है, जिसमें जो मेटल होते हैं। ठीक है, वो मेटेलिक हो गए। फिर नॉन मेटेलिक क्या हो गया? जैसे रबर हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या हो गया? नॉन मेटेलिक हो गया। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं। अब मेटेलिक में दो हमारे हो जाते हैं, एक फेरस, मतलब कि जिसमें लोहे की मात्रा होती है, और एक मतलब कि लौह, एक लौहयुक्त अलौह, मतलब लौह अलौह, नॉन फेरस। ठीक है, इसमें भी दो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं।
फिर बात करते हैं किसकी, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन की। तो इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा लाइट मेटल होता है, ठीक है, लाइट मेटल, बेयरिंग मेटल्स, ठीक है, कौन कौन से, लाइट मेटल, ठीक है, मेटल्स, फिर होता है बेयरिंग मेटल्स, मेटल्स, फिर हमारा देखिए एक लाइट मेटल हो जाता है, फिर एक सेकेंड, एक लाइट मेटल हो जाता है और एक बियरिंग मेटल्स हो जाता है। फिर इसके बाद कौन सा आ जाता है, एलॉइंग मेटल, मतलब कि जो एलॉय हमारे होते हैं, मिश्र धातुएं जो होती है, उनका एक जो मेटल होता है वो अलग होता है। फिर आयरन एंड स्टील अलग हो जाता है, कॉपर, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एलॉइंग मेटल्स, एलॉइंग मेटल्स, मेटल्स। फिर नेक्स्ट आयरन एंड स्टील, ठीक, ये सब क्या जो इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं उनके बिहाफ पे है क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक लाइट मेटल होता है जो सामान्य कार्यों में हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद बियरिंग मेटल, जहाँ पे लोड बियरिंग की जरूरत होती है वहाँ पे बियरिंग मेटल यूज करते हैं। फिर अलॉइंग मिश्र धातु होते हैं। फिर आयरन एंड स्टील होता है, ये भी हमारा क्या होता है, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। फिर कॉपर एंड इट्स अलॉय, ठीक है, ये सब क्या होता है, हमारे इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, क्या, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी। अब उपयोगिता किस तरह से हमको कैसे स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक, उपयोगिता मतलब कि हमको कहाँ पे कैसे यूज करना उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या था, अगर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी की बात करते हैं तो इसमें हमारा आ जाता है लो एंड हाई टेम्परेचर मेटल, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ मेटल, वियर रजिस्टिंग, ठीक है, हमारा वियर रजिस्टिंग, देखिए इसको यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा एक सेकंड, ठीक है, ये क्या है, बेस्ड ऑन यूटिलिटी अगर बात करते हैं सबसे पहले इसमें देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं बेस्ड ऑन यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारा लो एंड हाई टेम्परेचर मेटल, लो एंड हाई टेम्परेचर मेटल हो गया। दूसरा क्या होगा, हाई स्ट्रेंथ मेटल, हाई स्ट्रेंथ मेटल। फिर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वियर रेजिस्टेंट मेटल, ठीक है, वियर रेजिस्टेंट मेटल, लो एंड हाई टेम्परेचर, हाई स्ट्रेंथ मेटल, वियर रेजिस्टेंट मेटल। फिर एक आता है हमारा कोरोजन, ठीक है, क्या होता है, कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट मेटल्स, ठीक है, कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट मेटल, ठीक है, रेजिस्टेंट मेटल, ठीक है। और एक क्या, कोरोजन, और एक हमारा आ जाता है कौन सा, स्प्रिंग मेटल, ठीक है, क्या, स्प्रिंग मेटल्स, स्प्रिंग मेटल्स। तो ये हमारे इतने प्रकार क्या होते हैं बेस्ड ऑन यूटिलिटी, मतलब कि हमको उपयोगिता कहाँ पे कितना, मतलब किस तरह से यूज करना है, कैसे हमको इसको यूज की जरूरत है, कहाँ पे यूज करना, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, लो एंड हाई टेम्परेचर मेटल, जहाँ पे हमको लो टेम्परेचर की जरूरत होगी वहाँ पे हम लो टेम्परेचर मेटल का यूज करेंगे, जहाँ पे हाई टेम्परेचर रजिस्ट करवाने की जरूरत होगी वहाँ पे हाई टेम्परेचर मेटल्स यूज कर लेंगे। फिर ऐसे हाई स्ट्रेंथ जहाँ पे हमको जरूरत होगी वहाँ पे इसका यूज करेंगे। फिर जहाँ पे वियर रजिस्टिंग, घिसाव को रजिस्ट करना है, जहाँ पे घर्षण ज़्यादा लग रहा है, जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे क्या करेंगे, वियर रेजिस्टेंट। फिर कोरोजन जहाँ पे ज़्यादा होने के चांसेस है या फिर ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन होता है वो उसके होने के चांसेस, तो वहाँ पे इस तरह के हम मेटल्स का यूज करेंगे। फिर हम बात करेंगे स्प्रिंग कमानी में, ठीक है, क्या बोलते हैं, कमानी धातुएं, स्प्रिंग मेटल्स, ये क्या होता है, कमानी धातुएं। तो जहाँ पे हमको जरूरत होगी वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप सुनते होंगे गाड़ी में कि कमानी लगी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम इस तरह के मेटल्स का यूज करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन, मतलब कि उसको कैसे बनाया जा रहा है, निर्माण विधि, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड। तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो एक तो हमारा क्या आ जाता है, ठीक है,
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन की अगर बात करते हैं, सबसे पहले इसमें कास्टिंग मेथड, ठीक है, ढलाई योग्य, मतलब कि कास्टिंग मेथड, कास्टिंग मेटल्स, फिर फोर्जनेबल, एक क्या होता है मशीनेबल, फिर फोर्जनेबल, मशीनेबल मेटल्स, फिर फोर्जनेबल मेटल, ठीक है। इसी तरह से और क्या हो सकता है, और अगर बात करते हैं पाउडर मेटलर्जिकल, ठीक है, क्या पाउडर मेटलर्जी, और फिर कोल्ड वर्किंग या फिर हॉट वर्किंग मेटल, पाउडर मेटलर्जी, और एक कोल्ड एंड, नेक्स्ट क्या होता है हमारा हॉट एंड कोल्ड वर्किंग मेटल्स, मतलब कि आपको हॉट करके उसको बनाया जा रहा है या फिर कोल्ड करके बनाया जा रहा है, तो वो हमारा एक नेक्स्ट टाइप में आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है मेटल्स की। ये तो टाइप्स ऑफ मेटल हो गए, क्लासिफिकेशन में। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आता है आप सभी के, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की, जिसको हमको ध्यान में रखना होता है और डिजाइन करना होता है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये आप सभी के एग्जाम से ज्यादातर पूछी जाती है, इसलिए ये आप सभी को याद रखना जरूरी है। इसलिए इसको आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा क्या क्या चीजें हम बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहला इलास्टिसिटी, मतलब कि प्रत्यास्था। दूसरा प्लास्टिसिटी, क्या प्लास्टिसिटी। फिर तीसरा, एक तो होगा इलास्टिसिटी प्रत्यास्था, प्लास्टिसिटी मतलब सुघट्यता, क्या सुघट्यता, या फिर इसी को बोल देते हैं हम प्लास्टिकता। फिर नेक्स्ट आ जाता है टफनेस, ठीक है, क्या टफनेस, फिर टफनेस मतलब कि बोल सकते हैं कड़ापन, ठीक है। फोर्थ आ जाता है टेनासिटी मतलब कि तन्यता। देखिए तन्यता दो होता है, एक टेनासिटी होता है और एक डक्टिलिटी होता है, ठीक है। टेनासिटी और डक्टिलिटी दो तन्यता हमारे पास होता है, इसी में करके भी देते हैं एंड डक्टिलिटी। अभी इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ इलास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, टफनेस हो गया, डक्टिलिटी एंड टेनासिटी हो गया। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटलनेस, क्या ब्रिटलनेस मतलब कि आघात वर्धनीय। फिर बात करते हैं हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस। फिर बात करते हैं हार्डनेस हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं अगर तो स्ट्रेंथ हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, स्ट्रेंथ। फिर नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट मैलेबिलिटी, ठीक है, मैलेबिलिटी। और अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो और हो सकता है हमारे पास मशीनेबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए सबसे पहले क्या होगा, इलास्टिसिटी मतलब कि प्रत्यास्था, सुघट्यता, प्लास्टिसिटी, टफनेस, कड़ापन, टेनासिटी या फिर डक्टिलिटी। दोनों की हिंदी क्या होती है, तन्यता, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर ब्रिटलनेस मतलब आघातवर्धनीय, और फिर हार्डनेस मतलब कि कठोरपन, स्ट्रेंथ मतलब सामान्य, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि नम्यता, ठीक है, नम्यता मतलब कि कितना नम्य है वो, कितना मुड़ सकता है। मैलेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। फिर मैलेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं मतलब कि उसको चालक के रूप में हिंदी क्या हो जाएगी इसकी, सॉरी, ये
भंगुरता होगा, ब्रिटलनेस मीन्स भंगुरता होगा, माय बैड। ब्रिटलनेस मीन्स भंगुरता। और अगर माइलेबिलिटी की बात करें तो ये आघातवर्धनीयता, मतलब कि कुट्यता या फिर आघातवर्धनीयता होता है, ठीक है। और मशीनेबिलिटी मतलब कि मशीनन योग्य बनाना उसको। तो ये कुछ प्रकार की इसकी प्रॉपर्टीज है। अब देखिए इलास्टिसिटी क्या होता है। कोई भी मटेरियल हमारे पास होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं रबड़, ठीक है। कोई मटेरियल हमारे पास अगर होता है, ठीक है, कोई अगर मटेरियल हमारे पास होता है तो उस पर क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको छोड़ देते हैं। तो वो क्या होता है, वो फिर से अगर अपने शेप और साइज में आ जाता है तो उसी प्रॉपर्टी को, ठीक, मेटल्स की उसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे क्या होता है, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग आपने देखा होगा, स्प्रिंग को क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जोड़ दिया, स्प्रिंग को ऐसे हमने पकड़ लिया, एक हाथ से यहाँ पकड़ लिया, फिर ऐसा खींचते हैं, खींचने के बाद हम फिर छोड़ देते हैं, तो फिर अपने शेप में क्या होता है, वो आ जाता है। तो जो यही प्रॉपर्टी होती है मैकेनिकल, जो ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, वही क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी, या फिर मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है, देखिए सुघट्यता, मतलब कि अगर कोई फोर्स लगाता है किसी मटेरियल पर, हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और फोर्स हटाने के बाद वो अपने शेप एंड साइज को रीगेन नहीं करता, फिर से शेप और साइज अपने नहीं लेता है, मतलब कि जिस आकार में हम उसको मोड़ते हैं उसी आकार में वो मुड़ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी, सुघट्यता कहलाता है। जैसे कि आप समझेंगे कैसे, जैसे क्या होता है कि आप बचपन में क्या करते थे, पहले एक मिट्टी का, आपने मिट्टी का दिया अभी भी देखा होगा, दिवाली जल्दी जल्दी बीती है, तो आपने देखा मिट्टी का दीपक, मिट्टी का जो दीपक था उसको ऐसे अगर हमने बना दिया तो वो इसी शेप में रह गया, ठीक है। तो वो क्यों रहेगा, क्योंकि मिट्टी में सुघट्यता आ चुकी है, उसमें इतना पानी मिलाया गया कि उसमें सुघट्यता आ चुकी है, सुघट्यता का गुण आ चुका है, और वो अपने शेप एंड साइज को फिर से रीगेन नहीं करेगा, क्योंकि मिट्टी के अलग अलग पार्टिकल से उसके हमने उसमें पानी डाला तो वो सुघट्य हो गया। तो उसी गुण को, मतलब कि अपनी पुरानी शेप एंड साइज को अगर वो रीगेन नहीं करता है तो उसी को हम बोल देते हैं प्लास्टिसिटी। टफनेस क्या होता है कि वो कितना टफ है, ठीक है, वही उसकी टफनेस बताती है। टेनासिटी, देखिए दो तन्यता होती है, एक तो होती है टेनासिटी और एक होती है डक्टिलिटी। तो टेनासिटी क्या होता है, देखिए अब टेनासिटी की बात करते हैं तो पदार्थ के तनाव में क्या करते हैं, हम कोई ये मान लेते हैं, मार्कर लेते हैं, मार्कर को क्या करते हैं, हम खींचते हैं, खींचने के बाद वह मैक्सिमम लोड या फिर वह मैक्सिमम लोड इंटेंसिटी जो जिस पर ये टूट जा रही है वही क्या कहलाता है, उसका टेनासिटी, तन्यता वो कहलाता है, ठीक है, वो टेनासिटी कहलाता है। और डक्टिलिटी मतलब कि इसको खींचेंगे खींचेंगे तो ये तार के रूप में बनता चला जाएगा, तो वो क्या कहलाती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। डक्टिलिटी मतलब कि एक तार के रूप में उसको खींच रहे हैं, कोई टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक तार के रूप में बनता हुआ चला जा रहा है। लेकिन टेनासिटी क्या मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा लोड आएगा जिस पे क्या होगा, वो टूट जाएगी, तो वो क्या टेनासिटी कहलाती है। फिर ब्रिटलनेस, भंगुरता, मतलब कि अगर हम हथौड़े से इस पर अगर वार करते हैं, हथौड़े से क्या करेंगे, इस पे वार करेंगे तो ये क्या होगा, ये टूट के कई टुकड़ों में अगर बिखर जाता, तो प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, उसी को हम ब्रिटलनेस बोलते हैं। जैसे हमारा चौक होता है, चौक पे हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, टूट जाता है दो टुकड़े में, तो वो उसमें ब्रिटलनेस है, ठीक है। वही जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि कई टुकड़ों में टूट जाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो ब्रिटलनेस कहलाती है। हार्डनेस, कितना हार्ड, मतलब कि उस पर हम स्क्रैच कर रहे हैं, जैसे क्या होता है, जो हमारी ब्रिक होती है, ब्रिक में क्या करते हैं, हम स्क्रैच करते हैं, हार्डनेस टेस्ट उसकी करते हैं ना, तो उसमें नेल से स्क्रैच करते हैं, ठीक है। अगर उसमें स्क्रैच पड़ जा रही है तो उसमें हार्डनेस कम है, उसकी हार्डनेस कम है, ठीक है। अगर उसमें जो स्क्रैच नहीं पड़ रहा तो वो हार्ड है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है वो हार्डनेस कहलाती है। स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ वो बियर कर सकती है, वो स्ट्रेंथ हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि इसी को हम मोड़ते, जैसे ये पेन है, ठीक है, पेन को क्या कर रहा है, मोड़ रहा है, कितना फ्लेक्सिबल है, ये कितना मुड़ सकता है, यही क्या कहलाती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है, ठीक है। मैलेबिलिटी, मतलब कि आघातवर्धनीयता या फिर कुट्यता, मतलब कि
अगर कोई हमारे पास मटेरियल है उसको हम पीट पीट के चादर के रूप में बना दे रहे हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं ऐसे कोई मटेरियल था, इसको क्या किया हमने पीटा, ठीक है, हमने पीटा और ये धीरे धीरे चादर के रूप में बन गया, ठीक है। अगर ये चादर के रूप में बन गया तो यही चादर के रूप में बनने की जो क्षमता होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो मैलिएबिलिटी या फिर आघात और धीनीयता कहलाती है। फिर मशीनेबिलिटी, जो मशीनी कार्य होते हैं, ठीक है। मशीनी कार्य अब कौन से होते हैं, जैसे इंडस्ट्री में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे ये सब देखने को मिलेगा। अगर उसमें मशीनी कार्य किया जा सकता है, जो मटेरियल उसमें मशीनी कार्य किया जा सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, मशीनेबिलिटी बोल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस जिसके ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है। इसलिए आप इन सब के बारे में 2-2, 3-3 लाइन जरूर लिख के आइएगा। अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो आपको बढ़िया नंबर ये दे के जाएगा, क्योंकि आसान है, थ्योरी है, लिखना है, केवल 2-2, 3-3 लाइन सबके बारे में लिखना है और आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, अब देखिए इलास्टिसिटी है तो इलास्टिक मटेरियल होगा, जिसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है वो इलास्टिक मटेरियल होगा। प्लास्टिसिटी, जिसमें प्लास्टिकता की प्रॉपर्टी पाई जाती है वो प्लास्टिक मटेरियल हो गया, ठीक है। ऐसे डक्टाइल मटेरियल, जिसमें डक्टिलिटी होती है वो डक्टाइल मटेरियल हमारा कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, अब कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो जिससे क्या कहते हैं हम हार्डनेस पता करते हैं किसी भी मेटल्स की, ठीक है। तो टेस्टिंग ऑफ मेटल्स, उसके बारे में हम देखते हैं। टेस्टिंग ऑफ मेटल्स, सबसे पहले अब कौन कौन से टेस्ट करते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखिए एक तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, ठीक है। एक कौन होता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, और एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, हमको जो हमारा स्पेसिमेन होता है उसको तोड़ के उसकी स्ट्रेंथ अगर चेक कर रहे हैं तो वो क्या डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करेंगे। जैसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्रिक का कर रहे हैं तो ब्रिक टूट जाती है, तो वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हो गया। फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, अब ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आपने अगर पढ़ा होगा तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब कि बिना मटेरियल को तोड़े हुए इसकी स्ट्रेंथ अगर हम ज्ञात कर ले रहे हैं तो जो टेस्ट उस पर करते हैं उसकी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। जैसे अगर ये मान लेते कोई दीवार है, इसकी हमको क्या करनी है, स्ट्रेंथ ज्ञात करनी कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, और इसको बिना तोड़े हमको इसकी स्ट्रेंथ ज्ञात करें, तो इस पर जो टेस्ट हम करेंगे वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन कौन से होते हैं और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। फिर नेक्स्ट होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होता था, टेंसाइल हो गया, कंप्रेसिव हो गया, फिर हमारे पास हो जाता हार्डनेस टेस्ट हो गया, हार्डनेस टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, टॉर्जन टेस्ट, टॉर्जनल टेस्ट, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं हमारे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं, जिसमें हमको मटेरियल को जो स्पेसिमेन हम बनाते हैं उसको तोड़कर स्ट्रेंथ पता की जा सकती है, बिना तोड़े उसकी स्ट्रेंथ नहीं पता की जा सकती। लेकिन अगर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की बात करते हैं कौन कौन से होता है, एक मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट होता है। क्या, मैग्नेटिक पार्टिकल, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, पार्टिकल टेस्ट। एक हमारा होता है नेक्स्ट विजुअल टेस्ट। क्या, विजुअल टेस्ट मतलब कि हमारा ये स्पेसिमेन है, ये हमारा दीवार है, हम इसको देख के बता देंगे कि हाँ इसकी स्ट्रेंथ अराउंड ऑफ इतनी होगी, अराउंड इतनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा विजुअल टेस्ट होता है, हम उसको देख के बता सकते हैं, तो वो हमारा कैसा टेस्ट कहलाता है, वो हमारा विजुअल टेस्ट कहलाता है। फिर हमारे पास क्या होता है, रेडियोग्राफिक टेस्ट। क्या, रेडियोग्राफिक टेस्ट, रेडियोग्राफिक टेस्ट। फिर नेक्स्ट क्या होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट।
और अगर कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने आपको 2 टेस्ट पढ़ाया था नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में। एक तो हमारा पढ़ाया था, इसको एनडीटी भी बोलते हैं, क्या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, एनडीटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने वहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या कौन कौन सा बताया था, एक तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट बताया था, और दूसरा हमने जो बताया था वहाँ पे आपसे को रिबाउंड हैमर टेस्ट, ठीक है। वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए के काम आती है। यहाँ पे क्या करते हैं हम स्ट्रेंथ, मटेरियल की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टेस्ट होते हैं। अब देखिए आपको जो पढ़ना है, एक तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ना है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, एक हार्डनेस टेस्ट और एक इम्पैक्ट। यहाँ पे एक टेस्ट और होता है टॉर्क, टॉर्क है ना, फटीग टेस्ट, फटीग टेस्ट। ये 3-4 टेस्ट आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पढ़ाने बैठेंगे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको हम यहाँ पे नहीं कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक्स थे पहले चैप्टर में आपसे का इंट्रोडक्शन जो कि था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे का चैप्टर जो आता है वो कौन सा चैप्टर आता है, वो आता है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। अब अगर सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करते हैं, इतना युक्त आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर कीजिएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। ठीक, क्या सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसको पढ़ने से सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लोड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोड, एक तो हमारा होता है लाइव लोड, एक होता है डेड लोड, फिर हमारा होता है कि शियर लोड या फिर शियर फोर्स करके होता है, ठीक है। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड हो जाता है। तो ये कुछ हमारे क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लोड होते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ लोड। एक डेड एंड लाइव लोड, नेक्स्ट टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड, थर्ड एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड, एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स लोड। फिर नेक्स्ट फोर्थ आ जाता है कौन सा, हो जाता है शियर लोड, ठीक। ये हमारे क्या होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ लोड होते हैं जो कि हमारे जो बिल्डिंग होती है फिर जो स्ट्रक्चर होता है उस पर कार्य करते हैं। तो डेड लोड क्या होता है, अब देखिए डेड लोड क्या होता है, आप फर्श है, फर्श पे आप खड़े हैं तो आप डेड लोड नहीं है, लेकिन फर्श के ऊपर, फर्श के चारों तरफ क्या है, दीवार बनी हुई, दीवार के ऊपर क्या स्लैब बना हुआ, स्लैब क्या वो हमेशा रखा रहेगा, वो नहीं हटता वहां से, तो वो क्या हो गया, डेड लोड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, डेड लोड हो गया। जो दीवार पर क्या होता है, जो स्लैब का लोड आता है वो डेड लोड हो गया। लेकिन हम हो गए, कोई सामान हो गया आपने कहीं पे रख दिया, मतलब कि जो चलता फिरता रहता है इधर उधर, वो क्या होगा, लाइव लोड हो गया। फिर टेंसाइल लोड, कोई खींच रहे हैं तो इस पे क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, फिर टेंसाइल लोड लग रहा है। कंप्रेसिव, इसको दबा रहे हैं तो क्या लग रहा है, कंप्रेसिव लग रहा है। फिर एक्सियल, इसके लेंथ वाइज, ठीक है, लेंथ के डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगा, जैसे ये लेंथ के डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, हमारा एक्सियल फोर्स हो गया। अगर ट्रांसवर्स क्या होता है, इसके ट्रांसवर्स मतलब कि एक्सियल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक्सियल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन हो सकती है, ये डायरेक्शन हो सकती है, मतलब कि ये अगर एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस को छोड़ के वाई और जेड एक्सिस में अगर हम लोड लगा रहे हैं तो वो ट्रांसवर्स लोड कहलाएगा, ठीक है। अब शियर लोड क्या होता है, अब शियर लोड ये कोई, ये लेते हैं, ये कॉपी है, ठीक है। अब इस कॉपी पे क्या कर रहे हैं, हम इस तरह से लोड लगा रहे हैं, इस तरह से लोड लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, शियर लोड का मतलब कि यहाँ पे अगर कोई रिवेट मान लेते हैं लगी है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई रिवेट लगी हुई है मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई रिवेट अगर लगी हुई है तो क्या होगी, ये शियर ऑफ हो जाएगी। यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे कोई प्लेट लगी हुई है,
ऐसा कोई प्लेट है, ठीक है। अब इसको क्या होगा, इस पे हम लोड लगा रहे हैं, कौन सा, शियर लोड लगा, तो ये क्या होगी, यहाँ से कट जाएगी मतलब शियर ऑफ कर जाएगी। तो इस तरीके से जो लोड लगती है इसी को क्या बोल देते हैं हम, इसी को शियर लोड बोल देते हैं, ठीक है। और इसके कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसी को शियर स्ट्रेस बोल देते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेस बार बार स्ट्रेस बढ़ा रहा है, स्ट्रेस क्या होता है, अब स्ट्रेस की अगर हम बात कर लेते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हमने लिख दिया इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिरोध या फिर आंतरिक प्रतिरोध बल को क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। अब प्रतिबल को कहीं कहीं सिग्मा से लिखते हैं या फिर इसको पी से लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या होता है, स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, इसी को स्ट्रेस इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं। इसका जो यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर, पास्कल, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, ये सब क्या होती है, इसकी यूनिट्स होती है। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं। अब कितने प्रकार के स्ट्रेस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस कितने प्रकार की होती हैं। तो स्ट्रेस जनरली 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा शियर स्ट्रेस, तीसरा डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, हम क्या कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स है, इसको खींच रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। टेंसाइल फोर्स के कारण इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है, इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा इस फोर्स के कारण, वो क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगी। क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं इसको, ठीक है, मतलब कि कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाने के मतलब कि कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाने के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा, इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा। शियर स्ट्रेस, अभी हमने आपको बताया शियर फोर्स, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, शियर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या कर रही है, यहाँ से शियर ऑफ हो जा रही है। अब शियर फोर्स के कारण इसमें जो इस मटेरियल में जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा, डेवलप होगा, उसको क्या बोल दे रहे हैं हम, शियर स्ट्रेस बोल दे रहे हैं। फिर डायरेक्ट स्ट्रेस, अब डायरेक्ट स्ट्रेस समझते हैं, ये कोई मटेरियल है या फिर कोई ब्लॉक है, इस पे क्या कर रहे हैं हम, ये फोर्स लगा रहे हैं या ये फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या डायरेक्ट स्ट्रेस, मतलब कि जो मटेरियल है उसके परपेंडिकुलर अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस कहलाएगा। वो हमारा टेंसाइल भी हो सकता है और कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, अब इसमें जो बेंडिंग, ठीक है, क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स लोड लगाएंगे, ठीक है, अक्ष के लंबवत भार अगर कार्य करता है, ठीक है, ट्रांसवर्स लोड अगर इसमें लगाते तो उसमें क्या होगा, बेंडिंग होगा, ठीक है, सॉरी, अब ये या तो ये, तो ये क्या होगा, हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स कोई फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये बेंड करने की कोशिश करेगा, तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में हो गया। अब स्ट्रेस आया, स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रेस होगा, अब पढ़ते हैं स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है, हिंदी देखिए थोड़ा सा हम कम बोल रहे हैं, हिंदी जो हेडिंग्स है उसकी हिंदी कम बोल रहे, बस बाकी समझा कर चल रहे हैं, आपको हिंदी में समझा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको हिंदी में पढ़नी है। लोग चूंकि क्या सोचते हैं कि इंग्लिश में सर पढ़ा है, लेकिन इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा, बस जो हेडिंग है वो आप सभी को इंग्लिश में पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि विकृति एक बार को कम समझ आएगा, स्ट्रेन आपको जल्दी समझ में जाएगा। तो स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, अगर स्ट्रेन की बात करते हैं हम,
कि बाह्य बलों के प्रभाव में क्या होगा, वस्तु जैसे क्या करते हैं हम इसमें कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इस पर क्या करेंगे हम फोर्स लगाएंगे, तो इस पे जो बाह्य बल, जैसे ये तो नहीं हो, चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं ये रबड़ है, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, इसमें इसके आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन है, आगे आकृति या फिर आकार में कोई परिवर्तन होगा, ठीक है, तो वही जो परिवर्तन होता है चेंज इन चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि चेंज इन शेप या फिर चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, इसी को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेन बोल देते हैं, ठीक है। चेंज इन डायमेंशन मतलब कि जो आकृति मतलब कि शेप में परिवर्तन, जो शेप या फिर आकार में परिवर्तन था, ओरिजिनल जो वास्तविक आकार है उसके अनुपात को हम स्ट्रेन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेन के टाइप से भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्ट्रेन भी हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा स्ट्रेन होता है, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कौन सा स्ट्रेस होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब कि अनुदैर्घ्य विकृति, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुदैर्घ्य विकृति। क्या, अनुदैर्घ्य विकृति। फिर हमारे पास शियर स्ट्रेन होता है, कर्तन विकृति, शियर स्ट्रेन। फिर थर्ड होता है लैटरल स्ट्रेन मीन्स पार्श्व विकृति। और फोर्थ हमारे पास होता है आयतन मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतन विकृति। क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतन विकृति। ये चार प्रकार के स्ट्रेन होते हैं जनरली। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब कि अनुदैर्घ्य विकृति। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि इसके लेंथ के डायरेक्शन में अगर विकृति आती है, मतलब कि चेंज आता है, तो उस पर जो स्ट्रेन होगा वो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसे क्या कहते हैं, ये कोई हमारे पास मटेरियल है, इस पर क्या हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स के कारण ये कुछ इतना बढ़ जा रहा। पहले लेंथ इसकी L थी, अब लेंथ इसकी डेल्टा L हो गई है, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन में L। चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, तो डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। ऐसे शियर स्ट्रेन, अब शियर स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। ये कोई हमारे पास ब्लॉक था, हमने क्या किया, इस पे शियर फोर्स लगाया, ये यहाँ पे फिक्स है, ठीक। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ फाई क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, इस तरीके से टिल्ट कर जाएगा। तो यही जो यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है, इससे फाई, ठीक, यही हमारे क्या होता है, शियर स्ट्रेन करता है। अब इसको फाई या फिर ES दो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फाई या फिर ES से इसको, फाई या ES मतलब कि शियर स्ट्रेन, ES मतलब कि शियर स्ट्रेन, ठीक है। और इसको एक तरह से और भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। ES बराबर यहाँ से tan फाई आता है, ठीक, ES बराबर tan फाई। अब फाई का मान चूंकि बहुत छोटा होता है, फाई का मान बहुत छोटा होता है, इसलिए ES बराबर फाई होता है। अब इसको एक तरह से और भी डिफाइन किया जा सकता है शियर स्ट्रेन को। शियर स्ट्रेन को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि इसमें जो उत्पन्न, जो भी मटेरियल हमारे इसमें उत्पन्न कर्तन प्रतिबल, मतलब कि शियर स्ट्रेस जिसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं, तथा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको हम G से प्रदर्शित करते हैं, इसके अनुपात को क्या बोलते हैं हम, इन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, मतलब कि शियर स्ट्रेस अपॉन में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसके अनुपात क्या बोलते हैं हम,
शियर स्ट्रेन बोल देते हैं। ये हमारे पास होता है, ठीक है। इसको ES या फिर फाई से प्रदर्शित करते हैं, ये तो हमने आपको पता है। फिर लैटरल स्ट्रेन, ठीक है। अब लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, ये होगा लॉन्गिट्यूडनल, क्या लॉन्गिट्यूडनल में हमने क्या क्या फोर्स लगाया, तो लॉन्गिट्यूडनल में तो चेंज आएगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल के साथ साथ थोड़ा सा क्या ये चीज़ फैलेगी, लेंथ क्या होगी, फैलेगी, और बाकी जो इसका डायमीटर होगा, डायमीटर क्या होगा, कम होगा। मतलब कि कोई ये मान लेते कोई वायर है, ये डायमीटर D का, तो क्या करेंगे, इसको जब खींचेंगे तो लेंथ फैलेगी, लेकिन डायमीटर क्या होगा, कम होगा। तो ये जो डायमीटर जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के डायरेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज आते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं हम, लेटरल स्ट्रेन बोल देते हैं। मतलब कि लेटरल स्ट्रेन मतलब अगर D लेते हैं, डायमीटर लेते हैं, तो इसको EL से अगर लिखते हैं तो डेल्टा D बाई T, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन जो। और फिर क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम। अब क्या होगा, पूरे वॉल्यूम के लेंगे, यहाँ पे इसका वॉल्यूम कुछ है पहले, इसमें क्या किया हमने, चाहे ऐसे चाहे जैसे हमने फोर्स लगाया, इसके वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज हो गया, तो डेल्टा V बाई V, ठीक, ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV हो जाता है, ठीक, ये हमारे पास होता है। अब कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हुक्स लॉ क्या होता है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसको लिया जाएगा, ठीक है। हुक्स लॉ क्या, हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस सिग्मा या फिर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सिग्मा इज इक्वल टू, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल होता है वो हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है E, ठीक है। E इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा अपॉन E, ठीक है। कैपिटल E क्या हो जाता है, इसी को हुक्स कांस्टेंट बोलते हैं, हुक्स कांस्टेंट। इसी को एक नाम से और जानते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी को एक और नाम से जानते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। तो इसको कई नामों से जानते हैं, ठीक है। आप चाहे इसको हुक्स कांस्टेंट कहिए, चाहे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहिए, चाहे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहिए। अब कई कांस्टेंट हमारे पास होते हैं, हुक्स जो कांस्टेंट होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। उसमें एक आ जाता है हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर हमारे पास इसी में आ जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर जिसको शियर मॉडुलस बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शियर कांस्टेंट, जो हुक्स कांस्टेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक। यहाँ पे बात करते हैं हुक्स कांस्टेंट, हुक्स कांस्टेंट। सबसे पहले यंग्स मॉडुलस हो जाता है, यंग्स मॉडुलस, क्या, यंग्स मॉडुलस। फिर नेक्स्ट क्या हो जाता है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर इसी को शियर मॉडुलस बोलते हैं, क्या, शियर मॉडुलस। और थर्ड हमारे पास होता है यंग मॉडुलस होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, फिर शियर मॉडुलस। एक हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, आयतन मापांक, मतलब कि बल्क मॉडुलस, मॉडुलस। इसको E से प्रदर्शित करते हैं, इसको G से प्रदर्शित करते हैं, इसको K से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यंग मॉडुलस हमने पढ़ लिया क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फिर शियर मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। शियर मॉडुलस क्या होता है, अब अगर बात करते हैं शियर मॉडुलस की, तो शियर मॉडुलस अगर बात करते हैं, मतलब कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बात करते हैं, तो शियर स्ट्रेस
ठीक है। शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन, ये हमारे पास क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस हो जाता है। शियर मॉडुलस अपॉन में सॉरी शियर मॉडुलस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन, ये शियर मॉडुलस हो गया। बल्क मॉडुलस आयतन विकृत था, बल्क मॉडुलस मतलब आयतन मापांक, ठीक है। तो आयतन मापांक क्या होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेन अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, K इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेन अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये बल्क मॉडुलस हमारे पास निकल के आता है, K की वैल्यू यहाँ से निकल के हमारे पास आती है, ठीक है। और G इज इक्वल टू आपको पता ही है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, फाई इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन, जब हम पढ़ रहे थे फाई इज इक्वल टू Q अपॉन G, तो हमको G निकालना है, G इज इक्वल टू Q बाई फाई। अब Q क्या था शियर स्ट्रेस, क्या शियर स्ट्रेस, फाई क्या था शियर स्ट्रेन, मतलब कि कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति के अनुपात को शियर मॉडुलस मतलब कर्तन मापांक बोल देते हैं, ठीक। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है। यंग मॉडुलस का आप जानते हैं सिग्मा अपॉन ई, मतलब कि स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, हो गया। बल्क मॉडुलस डायरेक्ट स्ट्रेन अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेन क्या होता है हमने आपको बता दिया पहले, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है ये भी हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहीं से निकल के हमारे पास क्या होता है पॉइजन रेशियो। अब पॉइजन रेशियो क्या होता है, अगर पॉइजन रेशियो की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको पॉइसन अनुपात के नाम से जानते हैं, ठीक है। पॉइसन रेशियो, पॉइसन अनुपात के नाम से इसको जानते हैं। इसको 1/m या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, किसे 1/m या फिर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है पॉइसन अनुपात, ठीक है। पॉइसन अनुपात का जो सबसे पहले डेफिनेशन होता है क्या लिखने का होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। क्या होता है कि पार्श्व विकृति तथा दैर्घ्य विकृति के अनुपात को, मतलब कि पार्श्व विकृति मतलब लेटरल स्ट्रेस, सॉरी लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं पॉइसन अनुपात, ठीक है, मतलब कि पॉइजन रेशियो। अब यहाँ से फॉर्मूला भी निकल के आ जाता है, ठीक है। अगर हम पॉइसन अनुपात का फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या है हमारे पास, यहाँ से हो जाए लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल मतलब डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू म्यू या फिर 1/m इंटू ई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला निकल के आता है किसका पॉइसन अनुपात का, पॉइजन रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू 1/m इंटू ई, ठीक है। और जो 1/m की वैल्यू होती है ये मैक्सिमम मेटल्स के लिए, ठीक है, मैक्सिमम धातुओं या फिर मैक्सिमम पदार्थों के, मैक्सिमम मटेरियल्स के लिए क्या होता है इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 से 1/3 के बीच में होती है, 1/4 to 1/3 पॉइसन अनुपात का जो मान होता है ये लगभग इसके बीच में देखने को मिलता है। अब जैसे कुछ का 0 भी होता है तो मतलब मैक्सिमम के लिए, इसलिए सबके लिए नहीं कहा गया क्योंकि मैक्सिमम के लिए क्या होता है इतना होता है 1/4 से 1/3, ये होगा पॉइसन अनुपात। लेटरल स्ट्रेन अपन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ठीक है, नेक्स्ट आयतन विकृति, ठीक है। क्या होगा कि अगर हम अक्षीय बल मतलब कि एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें आयतन विकृति जो आता है वो कितना आता है। अगर आयतन विकृति की बात करते हैं
आयतन विकृति। एक बार फिर से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर एक्सियल ड्यू टू एक्सियल लोड, ठीक है, तो डेल्टा वी बाई वी, ठीक है, क्या डेल्टा वी वी डायरेक्ट हम फॉर्मूला बता रहे हैं, डेरिवेशन इसका नहीं करा रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, E इंटू 1 माइनस 2 बाई एम। अब E क्या होता है, E लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाता है, 1 बाई एम यहाँ से क्या हो जाएगा, पायसन रेशियो। मतलब कि ये क्या होता है, इसको लिख सकते हैं E माइनस 2E इंटू म्यू, ठीक है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 2E म्यू, या फिर इसको लिख सकते हैं हम ऐसे लिखते हैं ना, E1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। इस तरीके से चाहे लिखिए, चाहे आप इस तरीके से लिखिए, बात एक ही होगा, ठीक है। चूंकि पायसन अनुपात चाहे 1 बाई एम के रूप में लिखे, चाहे म्यू के रूप में लिखे, तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू एक्सियल लोड, एक्सियल लोड। तो ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल के आ जाता है, ठीक है। अगर ये तो केवल एक्सियल लोड के केस में होगा, अगर हमको टोटल निकालना है तीनों डायरेक्शन में, तो तीनों क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे EX प्लस EY प्लस EZ, तीनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, मतलब कि तीनों डायरेक्शन में, ठीक। ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, हुक्स कांस्टेंट है EKG, इनमें रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन EK एंड G, इसका डेरिवेशन आप सभी के एग्जाम्स में आ सकता है, तो आप सभी डेरिवेशन देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे हम डेरिवेशन नहीं कराएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आप सभी को लिखा के छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या रिलेशन होता है, एक बार आप लोग डेरिवेशन देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि डेरिवेशन ही आप सभी के एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस इज इक्वल टू 2G 1 प्लस 1 बाई एम, ठीक है, इज इक्वल टू 3K, ठीक है, 3K 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, 1 माइनस 2 बाई एम या फिर म्यू, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। इसी को हम लिख सकते हैं 9kg अपॉन 3K प्लस 2 म्यू, ठीक है। क्या होता, सॉरी, G प्लस 3K, ये हमारे पास निकल के आता है। क्या होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2G 1 प्लस म्यू 3K 1 माइनस 2 म्यू 9kg अपॉन में G प्लस 3K। अब आप चाहे इस फार्मूले की याद कीजिए, चाहे इस फार्मूले की याद कीजिए, दोनों सेम ही फार्मूला निकल के आता है। ये रिलेशन आपको प्रूफ करने के लिए आप सभी के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में आराम से आप सभी को 5 नंबर देके जाएगा, बहुत बड़ा है नहीं, इसलिए आपको इसको जरूर पढ़ के जाइए। बाकी नेक्स्ट क्या, अब कुछ अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो ये आप सभी पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हम इसका करने जा रहे हैं, क्रीप और फटीग, ठीक है। चलिए हल्का सा बात कर ही लेते हैं, जब आ गया नाम तो फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट मतलब कि इस पर फोर्स लगाते जाए, ये जब टूटेगा उस टाइम कितना फोर्स इस पे लगा, वही इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहलाती है। वर्किंग स्ट्रेस, इस पर कार्य करते टाइम जितना स्ट्रेस कार्य कर रहा है वो वर्किंग स्ट्रेस हो गया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, स्ट्रेंथ अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस, ये हमारे पास क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस, सॉरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आ जाती है। अब क्रीप और फटीग में लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्रीप क्या होता है और फटीग क्या होता है। क्रीप क्या होता है कि ये कोई मटेरियल है, अब देखिए हाँ देखिए क्या मान लेते हैं, ये कोई मटेरियल, इस पर हमने कोई लोड रख दिया, काफ़ी लंबे टाइम तक
लंबे समय के बाद क्या देखेंगे, अगर ये हम रखते हैं ऐसे, लंबे समय के बाद देखेंगे यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, मतलब कि एक दाग पड़ जाएगा, निशान पड़ जाएगा कि यहाँ पता चलेगा यहाँ पे कुछ रखा गया था। तो वो लंबे समय तक जो लोड रखा रहता है उसके कारण जो इम्पैक्ट उसे पड़ता है वो क्रीप कहलाता है, ड्यू टू क्रीप लोड वहाँ पे हो जाएगा। और फटीग क्या होता है, सडन कोई लोड हम लगा रहे हैं, सडन इम्पैक्ट के कारण जो उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है वो फटीग स्ट्रेस या फिर फटीग स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं परसेंटेज इलॉन्गेशन की। ठीक है, परसेंटेज इलॉन्गेशन L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू 100, ये परसेंटेज इलॉन्गेशन हो गया। ठीक है, ये परसेंटेज इलॉन्गेशन हो गया। अब डेल्टा L, ठीक है, चेंज इन लेंथ, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में आता है। चेंज इन लेंथ क्या होता है, चेंज इन लेंथ डेल्टा L, FL अपॉन AA, ये चेंज इन लेंथ। F क्या हो गया, कितना फोर्स लगाया जा रहा है, लेंथ क्या हो गया, मेंबर का लेंथ कितना है, A क्या हो गया, मेंबर का एरिया कितना है, और E क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस कितना है, यंग्स मॉडुलस कितना है, ये कितना है। ठीक है, ये हमारे पास चेंज इन लेंथ निकल के आता है। डेल्टा L इज इक्वल टू FL अपॉन AE, ये एक मेंबर में होगा। अगर कई सारे मेंबर एक साथ जुड़े हैं तो डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 डेल्टा L4 ऐसे सो ऑन डेल्टा LN तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, चेंज इन लेंथ निकल के आ जाता है। ठीक है, अगर कम क्या होता है, कंबाइन कोई हमारे पास कंपोजिट सेक्शन है, कंपोजिट सेक्शन के लिए अगर बात करते हैं, ठीक है, तो कंपोजिट सेक्शन की अगर बात करते हैं, जो लंबाई में वृद्धि या फिर जो कमी होगी, मतलब कि चेंज इन लेंथ जो होगा वो सेम होगा, लेकिन जो फोर्स होगा वो ऐड होता हुआ चला जाएगा कंपोजिट सेक्शन के केस में। ठीक है, तो ये कंपोजिट सेक्शन का फंडा होता है बहुत ज़्यादा। हाँ, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन हमेशा रिपीट होते हैं, इसलिए उसको पढ़ के जाइएगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ से क्या न्यूमेरिकल हमेशा आता है, तो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगर न्यूमेरिकल का लेक्चर आप सभी को नहीं मिल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को कुछ न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं। ठीक है, एक दो लेक्चर शायद है, उसको आप देख लेंगे तो आप सभी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं, क्या क्या चीज़ें स्टेप वाइज करते हैं। ठीक है, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, आप सभी को एग्जाम से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक, तो बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। क्या प्रॉपर्टीज होती है मैकेनिकल, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, सबसे पहला तो जो होता है, सबसे पहला जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या कहते हैं, मटेरियल्स, जो मेटल्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला तो कि इसका जो उपयोग होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि इसका जो पार्सन अनुपात, सॉरी, इसमें जो कार्बन कंटेंट की मात्रा होता है। स्टील की बात करें, स्टील कौन सा, स्टील कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में उन स्टील की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो 0.15 से 0.30 के अराउंड होता है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम कार्बन कंटेंट, सी डायरेक्ट हम लिख रहे हैं थोड़ा सा, 0.15 से 0.25% तक कार्बन कंटेंट इसमें देखने को हमको मिलता है। फिर ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जो ब्रिनल कठोरता संख्या होती है। ठीक है, ब्रिनल हार्डनेस नंबर, हम हार्डनेस चेक करने के लिए क्या करते हैं, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट करते हैं। तो जो स्टील की ब्रिनल हार्डनेस नंबर, एक नंबर मिलता है, टेस्ट करेंगे तो वहां से एक नंबर मिलेगा, उस नंबर से हम डिफाइन करते हैं कि वो कितना हार्ड है। ठीक है, तो इसमें जो स्टील की हार्डनेस होती है वो कितना निकल के आता है, वो 130 निकल के आता है। ठीक है, ब्रिनल हार्डनेस नंबर वो 130 निकल के आता है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का कर रहे हैं, हमने आपको पढ़ाया था कि हार्डनेस क्या होती है, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है,
जो स्टील होती है ये आसानी से वेल्ड की जा सकती है, आसानी से फोर्जन, हमने आपको पता था ना फोर्जनेबल होती है, ठीक है। ये वेल्ड एंड आसानी से क्या हो जाती है, वेल्ड एंड फोर्जनेबल होती हैं, ठीक है। वेल्ड की जा सकती हैं और फोर्जन इस पर आसानी से किया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी इसकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होती है, इसमें टेम्पर्ड तथा हार्डन नहीं किया जा सकता, ठीक है। टेम्पर्ड तथा हार्डनेस, हार्डन, टेम्पर्ड एंड हार्डन नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर फिफ्थ क्या हो गया, पांचवा क्या हो सकता है कि हार्डनेस और टफनेस, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैसिनेबिलिटी, ये क्या होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है माइल्ड स्टील में होते हैं, इसलिए इसको हम जो इंजीनियरिंग क्षेत्र है वहां पे ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, हार्डनेस, हार्डनेस होती है तभी तो हार्डनेस नंबर यहाँ पे हमने निकाला है, और टफनेस, टफनेस, ठीक, ये सारे टेंसिटी, सॉरी डक्टिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टी इसमें होती हैं, इसलिए क्या करते हैं हम इसको माइल्ड स्टील को यूज करते हैं, ठीक है। पहले माइल्ड स्टील यूज किया जाता, अब नहीं यूज किया जाता, लेकिन हम पढ़ते इसी के बारे में है, ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टी हुए। फिर छठवीं क्या लिख सकते हैं हम, इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक मतलब कि लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है 11.4, छठवां 11.4 इसको लिख सकते हैं अल्फा, रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से लिखते हैं 11.4 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री केल्विन, ठीक, ये इतना इसका होता है, ठीक है, पर डिग्री केल्विन इतना होता है। और यंग मापांक की बात करते हैं, ठीक है, यंग मापांक मतलब कि ई की बात करते हैं तो 2.03 से 2.9, ठीक है, कितना 2.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक। इसको राउंड मतलब कि अराउंड कितना हो जाता है 2 इंटू 10⁵ जनरली हम यूज करते हैं, 2 इंटू 10⁵ यूज करते हैं। रेंज कितनी होती है 2.03 इंटू 10⁵ से 2.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² तक इसकी रेंज होती है, लेकिन जो हम यूज करते हैं वो 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² हम यूज कर देते हैं, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं कि जो डक्टाइल स्ट्रेंथ होती है, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, इसकी बात करते हैं तो लगभग 450, 455, 460 इसके अराउंड इसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। बाकी अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो इसका गलनांक जो होता है वो 1400 डिग्री सेल्सियस, और जो इसकी डेंसिटी होती है, गलनांक मतलब कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं गलनांक को, चलिए जो भी हो, गलनांक जो होता है वो लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस, और जो डेंसिटी होती है इसकी डेंसिटी, वैसे तो स्टील की डेंसिटी 7850 kg पर मीटर क्यूब ली जाती है, लेकिन कहीं कहीं आपको 7700 kg पर मीटर क्यूब देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे आप 7850 kg पर मीटर क्यूब लिख के आइएगा जब भी आप सभी के एग्जाम्स में अगर लिखना होगा, तो ये अगर 8-10 प्रॉपर्टी आप लिख देते हैं माइल्ड स्टील के तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कम से कम 1-1.5 पेज लिख के आप आएंगे इसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर, सॉरी थर्मल स्ट्रेस की। अब थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, अब देखिए क्या क्या हमने इसको क्या क्या दोनों तरफ से जकड़ लिया, दोनों तरफ से जकड़ने के बाद यहाँ क्या क्या हमने इसको टेम्परेचर देना शुरू किया, टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के कारण इसमें जो जकड़ने के बाद जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा वो उसकी थर्मल स्ट्रेस कहलाती है, मतलब कि तापीय प्रतिबल, तापीय प्रतिबल कहलाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी क्षण में तापांतर के कारण उत्पन्न हुए प्रतिबल तापीय प्रतिबल कहलाते हैं, जबकि दोनों क्षण क्या होते हैं सिरों पर जकड़े होते हैं, मतलब कि दोनों क्षणों को अगर सिरों पर जकड़ दे और उसमें हम टेम्परेचर के कारण, तापांतर के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो उसकी थर्मल स्ट्रेस कहलाती है। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, चूंकि एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। तो बाकी इस चैप्टर में
और 2 टॉपिक्स हैं, देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एक तो थर्मल स्ट्रेस इन कंपाउंड बार, और दूसरा आता है कि श्रिंकेज ऑफ ए टायर ऑन ए व्हील, ठीक है, मतलब कि पहिए पर टायर की सिकुड़न। ये 2 टॉपिक्स हैं, ये पहिए पर टायर की सिकुड़न, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, ये चैप्टर यहीं पे क्या होता है, सिंपल स्ट्रेस एंड डिस्टेंस खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, चूंकि न्यूमेरिकल इसके ऊपर हमने कई सारे न्यूमेरिकल कराए हुए हैं लेक्चर्स में, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप सभी वहां से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आता है वो कौन सा चैप्टर आता है, शियर स्ट्रेस, सॉरी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि सपोर्ट कितने प्रकार, शियर फोर्स क्या होता है हमने आपको बता दिया, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, इस पर ट्रांसवर्स लोड लगाएंगे तो ये मुड़ जाएगी तो वो बेंडिंग मोमेंट कहलाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं इसमें बीम क्या होता है, सॉरी बीम पे कितने प्रकार के लोड लगते हैं, कितने प्रकार के सपोर्ट्स होते हैं, कितने प्रकार के बीम होते हैं, इन सब की बात कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले सपोर्ट्स की बात करते हैं, सपोर्ट्स या फिर टेक जिसको बोलते हैं, क्या हिंदी में टेक बोल देते हैं, ठीक है। बीम क्या होती है, बीम तो आपको पता ही है कि बीम क्या होती है, मतलब कि ट्रांसवर्स कोई लोड लगा रहे हैं, इस पर क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्स लोड लगा रहे हैं, ट्रांसवर्स लोड के कारण, ठीक है। बीम क्या है, धरन समान काट वाली छड़ है जिस पर लगने वाले भार उसकी लंबाई वाली अक्ष के लंबरूप, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लोड कार्य कर रहा है, एक ऐसा मेंबर जिसमें उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड कार्य कर रहा है, तो उसको क्या बोल देते हैं, उस मेंबर को हम बोल देंगे बीम, ठीक है। अब बीम के प्रकार कितने होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बीम पर जो टेक होते हैं, सपोर्ट्स होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, चलिए 3 प्रकार के सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल या फिर रोलर सपोर्ट, सिंपल और रोलर सपोर्ट, ठीक है। दूसरा हिंज सपोर्ट, कौन सा, हिंज या फिर पिन सपोर्ट, हिंज्ड और पिन सपोर्ट। फिर तीसरा सिंपल या फिर रोलर, हिंज या फिर पिन, और तीसरा जो हमारे पास होता है फिक्स्ड सपोर्ट होता है, कौन सा, फिक्स्ड सपोर्ट। देखिए कैसे, सिंपल या फिर रोलर, अब या तो ये बीम है, अगर या तो ऐसे रोलर पर रखी होगी, ठीक है, या तो ये रोलर सपोर्ट है, ठीक है। और हिंज सपोर्ट कैसे होगा, यहाँ पे क्या क्या हमने रोलर लगा दिया, यहाँ पे इसको ऐसे दिखाते हैं, हिंज कर दिया, ठीक है, क्या इसको हिंज कर दिया। फिर फिक्स सपोर्ट क्या होता है, ये हो गया फिक्स सपोर्ट, हमने फिक्स कर दिया तो फिक्स सपोर्ट हो गया। देखने को क्या मिलेगा, रोलर सपोर्ट आपको ब्रिजेज में देखने को मिलता है, ठीक है, वहाँ पे एक्सपेंशन के लिए क्या करते हैं हम, रोलर सपोर्ट देते हैं। और फिर बात करते हैं अगर पिन सपोर्ट की, ठीक है, तो पिन सपोर्ट एक तरह से आप सभी को देखने को मिल जाता है, जैसे पिन सपोर्ट जैसे क्या करेंगे, हिंज या फिर पिन सपोर्ट, दरवाजा जो होता है वो तो बीम नहीं होता, लेकिन समझने के लिए हम कह सकते हैं जो दरवाजे होते हैं, दरवाजे पर जो कब्जा जिसको बोलते हैं उसी को हिंज बोलते हैं, ठीक है। तो वो चूंकि उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट वो क्या कर सकता है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, तो वो पिन सपोर्ट हो जाता है। फिक्स सपोर्ट मतलब कि मूवमेंट उसमें नहीं होगी, वो क्या हो गया, पिन सपोर्ट हो गया, फिक्स सपोर्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड, बीम पर कितने प्रकार के लोड आ सकते हैं, ठीक है। लोड्स, एक कंसंट्रेटेड लोड,
कंसंट्रेटेड लोड मीन्स संकेंद्रित भार। दूसरा यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब कि निरंतर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि एक समान लगने वाली फोर्स। थर्ड यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, निरंतर बढ़ता हुआ या फिर निरंतर घटता हुआ बल। ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया और कंसंट्रेटेड लोड हो गया। ठीक है, ये तीन प्रकार के लोड लगते हैं। अब तीनों कैसे दिखते हैं? अगर जैसे आपने पंखा लटकते हुए देखा होगा, वो एक पिन पर लटका होता है, ये क्या होगा? ये हो गया कंसंट्रेटेड लोड। फिर ये क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूडीएल। यहाँ पे देखेंगे इंटेंसिटी क्या है, लोड की सेम है पूरे पर्टिकुलर लेंथ में, इतनी लेंथ है, पूरी इंटेंसिटी क्या है, लोड की सेम है। और ये क्या है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, क्योंकि यहाँ से बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोड कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ है, तो ये क्या हुआ? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो गया। ठीक है, तो ये तीनों लोड हो गए। फिर अब बात करते हैं अगर टाइप्स ऑफ बीम की। बीम, एक तो फिक्स्ड बीम हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम SSB, कंटिन्यूस बीम, फिक्स्ड बीम हो गया और कंटिन्यूस बीम हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। और कौन सा होता है? और एक होता है ओवर हैंगिंग बीम। ठीक, ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम। और नेक्स्ट होता है कैंटिलीवर बीम। क्या? कैंटिलीवर बीम। 5 आपको पढ़ना है। एक और होता है प्रॉप्ड बीम। ठीक है, तो 5 ही आपको पढ़ना है, इसलिए इसको नहीं बता रहे। फिक्स्ड बीम दोनों सिरे पर फिक्स है। फिक्स्ड बीम सिंपली सपोर्टेड, एक तरफ हिंज है, एक तरफ रोलर है, सिंपली सपोर्टेड। कंटिन्यूस बीम सपोर्ट से बाहर निकली हुई है। ठीक, ओवरहैंगिंग बीम सपोर्ट से ओवरहैंग कर रही है। ओवरहैंग कर रही है। कैंटिलीवर बीम एक एंड फिक्स है, दूसरा फ्री है। ठीक है, ये हो गए टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, शियर फोर्स क्या होता है? यहाँ पे अगर बात करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, हम बात करते हैं शियर फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे शियर फोर्स? क्या होता है? शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज द, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द, ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ दैट सेक्शन। मतलब कि क्या होता है, यही पर्टिकुलर लाइन आपको याद रखनी है। हिंदी में क्या बोलते हैं कि धारण के किसी काट पर कर्तन बल का मान उस काट के दाईं ओर या बाईं ओर लगने वाले बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द लेफ्ट साइड, shear force at any section of the beam is the algebraic sum of the left, either left side or to the right side of the section। ठीक, तो P1 प्लस P2 बराबर 0, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, इसलिए दोनों P1 हो गया। अब अगर इस अभी देखिए ये भी बच रहा है। ठीक है, बराबर RA RB,
ठीक है, ये हो गया shear force. Same bending moment. Bending moment at any section of the beam is the algebraic sum of the moments. ठीक है, इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम? Shear force at any section of the beam is the algebraic sum of the forces. ठीक है, फोर्स का सम की बात कर रहे हैं, लेकिन बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज द algebraic sum of the moment at either left of the section or to the right of the section. ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बाकी दोनों का डेफिनेशन जो है वो सेम हो जाता है. ठीक है, ये हो गया. अब बात करते हैं सैगिंग एंड हॉगिंग की. सैगिंग क्या होगा? सैगिंग, आपने इमोजी देखा होगा, हंसता हुआ इमोजी. कैसे होता है हंसता हुआ इमोजी? पॉजिटिविटी हमेशा देता है. ये क्या हो गया? हमेशा निगेटिविटी देता है. ठीक है, ये पॉजिटिविटी देता है, ये निगेटिविटी देता है. ये हो गया सैगिंग और ये हो गया हॉगिंग. ठीक है, जब मोमेंट का साइन हम कन्वेंशन देखते हैं तो सैगिंग एंड हॉगिंग देखते हैं, लेकिन अगर हम शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन देखते हैं तो वहां पे RUN राइट, ये क्या हमारा राइट अपवर्ड निगेटिव, तो राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव. जब राइट अपवर्ड निगेटिव है तो लेफ्ट अपवर्ड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा? निगेटिव. ठीक, तो ऐसे आप याद रखिएगा, राइट अपवर्ड नेगेटिव है तो उसी के अकॉर्डिंग सारा आंसर का हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया साइन कन्वेंशन. ठीक है, क्या हो गया? ये साइन कन्वेंशन हो गया. अब नेक्स्ट आता है आप सभी का रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोड इंटेंसिटी. ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन लोड इंटेंसिटी, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, अब यहां से ये डेरिवेशन आप सभी के लिए आ सकता है. ये क्या होगा? डेरिवेशन यहां से आप सभी को पूछा जा सकता है. यहां पे हम डेरिवेशन नहीं कराएंगे, ठीक है, इतना टाइम नहीं है. और डायरेक्ट अगर फॉर्मूला बात करते हैं तो जो निकल के आता है ये आता है लोड इंटेंसिटी इज इक्वल टू और शियर फोर्स इज इक्वल टू dm/dx. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू द शियर फोर्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट इज इक्वल टू द शियर फोर्स. यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ लोड इंटेंसिटी. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द लोड इंटेंसिटी. यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू द शियर फोर्स. ये होता है, दोनों का रिलेशन निकल के आता है. ठीक है, तो यहां से ये आपको समझ में आया होगा. अब इसमें एक टॉपिक और क्या रहेगा कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. स्टेप्स आप सभी को याद करने हैं. ठीक है, स्टेप्स अगर आपने न्यूमेरिकल लगाया होगा तो आपको स्टेप याद होगा, और अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं लगाया होगा तो स्टेप नहीं याद होगा. ये आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर की. पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर मतलब कि नति परिवर्तन. क्या? नति परिवर्तन बिंदु. पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, नति परिवर्तन बिंदु. ये क्या होता है? जहां पे वह पॉइंट जहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है. ठीक है, जहां बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर बोल देते हैं. ठीक है, क्या होता है? किसी बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ठीक है, क्या होता है? किसी बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जिस बिंदु पर शून्य से, ठीक है, जिस बिंदु पर शून्य से निगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है, वही पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर कहलाता है. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर कहलाता है. तो ये रहा ये चैप्टर आपसे का शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपसे का कौन सा आ जाता है? नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका प्योर बेंडिंग. ठीक है, या फिर बेंडिंग स्ट्रेस.
ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आता है, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये बेंडिंग स्ट्रेस की बात करते हैं। इसमें क्या है, कुछ मेन पॉइंट है, कुछ ही पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, वहीं से क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में आते हैं। बेंडिंग जो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में आते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ाया 3 चैप्टर, वहाँ से आते हैं आप सभी के एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन कम आता है, लेकिन जो आएगा वो बढ़िया नंबर देके जाएगा, न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस की बात करते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस चूंकि हम बात करते हैं यहाँ पे प्योर बेंडिंग की बात करें, शियर फोर्स का कोई मतलब नहीं हुआ। तो प्योर बेंडिंग क्या होता है, ठीक है, प्योर बेंडिंग वह होता है कि मतलब कि उस पर शियर फोर्स कार्य नहीं कर रहा, शियर फोर्स का मान अगर 0 है तो वो प्योर बेंडिंग कराएगी। अब तक हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों को साथ में पढ़े थे, लेकिन अब बेंडिंग स्ट्रेस पढ़े तो वहाँ पे प्योर बेंडिंग पढ़ेंगे, जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो वो प्योर बेंडिंग कहलाएगी। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपको पढ़ना है कि बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, बेंडिंग इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं। देखिए, बेंडिंग इक्वेशन को आपको डिराइव करना है, क्योंकि बेंडिंग इक्वेशन जो है वो डिराइव करने के लिए आप सभी के एग्जाम्स में आता है, इसलिए बेंडिंग इक्वेशन आप सभी को अच्छे से डिराइव करना आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, बाकी आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कर दीजिएगा, नोट्स आप जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर कराने बैठेंगे भी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए करा नहीं रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, और बाकी आप सभी जो लेक्चर्स है पहले उसको देख सकते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस का लेक्चर, पर्टिकुलर लेक्चर पढ़ा हुआ सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे हमने अच्छे से कराया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम बस वही चीज़ें लेके चल रहे हैं जो कि जिसमें टाइम कब लगेगा और आप सभी के एग्जाम्स में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, पूरा आप सभी को एक बार रिवाइज कराना, गो थ्रू कराना है, पूरे सब्जेक्ट से पूरे चैप्टर से आपको गो थ्रू कराना है, इसलिए ये लेक्चर आप सभी को बनाया जा रहा है। तो बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, सॉरी बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, m/i = f/y, इसको सिग्मा y = E/r, ये हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस होता है। ये क्या होता है, मोमेंट, और ये क्या होता है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा v, y डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, लास्ट फाइबर का डिस्टेंस, कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है, जिस फाइबर पे हमको बेंडिंग स्ट्रेस ज्ञात करना है वो डिस्टेंस न्यूट्रल फाइबर से। ये क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोई बीम थी, बीम को क्या किया हमने, बेंड कर दिया, इसके लास्ट पॉइंट को क्या किया हमने, मिला दिया ऐसे। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट मिलेगा सेंटर, और मतलब कि सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेंटर इसको बोलेंगे, और ये हमारा न्यूट्रल फाइबर हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो इस सेंटर पॉइंट से न्यूट्रल फाइबर तक की जो डिस्टेंस है, न्यूट्रल एक्सिस तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी को बोल देते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, जहाँ पे हमको बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करना, अब यहाँ से क्या, मान लेते हैं यहाँ पे ज्ञात करना हमको बेंडिंग मोमेंट। ठीक, तो ये डिस्टेंस हमारी y हो जाएगी। जहाँ पे अगर हमको यहाँ पे ज्ञात करना है तो ये डिस्टेंस हमारी y हो जाएगी। जहाँ पे हमको बेंडिंग स्ट्रेस ज्ञात करना है, न्यूट्रल एक्सिस से वहाँ तक की डिस्टेंस हमारी y होती है। और बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना जानते हैं, अभी आपको पढ़ाया भी जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट कैसे निकलेंगे आप जानते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस को भी आप जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, बेंडिंग इक्वेशन हो गया। बेंडिंग इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको जरूर पढ़िएगा। इसको फ्लेक्सुरल फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल फार्मूला। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि प्योर बेंडिंग के कौन कौन से एजम्पशंस है, एजम्पशंस आते हैं प्योर बेंडिंग के एजम्पशंस, तो वो भी आपको पढ़ना है। तो चलिए बात कर लेते हैं प्योर बेंडिंग के कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं। ठीक है,
एजम्पशंस ऑफ फॉर द प्योर बेंडिंग, ठीक है, या फिर इसको सिंपल बेंडिंग के आंसर थे एजम्पशंस। सबसे पहला एजम्पशंस कि जो मटेरियल है वो होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, क्या होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। दूसरा क्या मटेरियल जो है वो होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। दूसरा क्या जो बेंडिंग हो रहा है, जो बीम में बेंडिंग हो रहा है वो उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होनी चाहिए। जो बेंडिंग हो रहा है वो उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो बेंडिंग अंडर इलास्टिक लिमिट, बेंडिंग अंडर इलास्टिक लिमिट, ठीक है, ये दूसरा एजम्पशन होगा। तीसरा क्या होता है, जो प्रत्येक परत होती है, जो प्रत्येक लेयर होती है, धारण की प्रत्येक जो लेयर होती है, क्योंकि कई लेयर से मान लेते हैं ये कोई बीम था, इसमें कई लेयर बना हुआ है, तो जो प्रत्येक लेयर है, जो एक लेयर है वो क्या होता है अपने ऊपर या नीचे संपर्क वाली अन्य परतों को बिना प्रभावित किए फैलनी चाहिए। मतलब कि ये अलग फैलेगी, ये अलग फैलेगी, ये अलग फैलेगी, ये इसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कि इस लेयर से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये थर्ड हो गया। मतलब कि लिख सकते हैं कि एवरी लेयर, मतलब कि प्रत्येक परत अपने संपर्क वाले परत पर बिना प्रभाव डाले ही फैलना चाहिए, ठीक है। ये हो गया तीसरा एजम्पशन। फिर फोर्थ एजम्पशन की बात करते हैं, तो जो टेंसाइल तथा संपीड़न दोनों ओर की परतों में क्या होता है, धारण के पदार्थ का यंग मापांक क्या होता है, जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है वो मान सेम है। मतलब कि चाहे टेंसाइल हो, टेंसाइल एंड कंप्रेशन दोनों साइड में जो ई का वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये चौथा हो गया। और अगर पांचवें की बात करते हैं तो जो क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, वो बेंडिंग से पहले समतल है और तो बेंडिंग के बाद भी समतल होगा। जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये क्या है इसका क्रॉस सेक्शन। अगर ये बेंडिंग से पहले समतल है तो बेंडिंग के बाद भी समतल होगा। मतलब कि जो क्रॉस सेक्शन इज प्लेन आफ्टर एंड बिफोर बेंडिंग, ठीक है। ये होगा पांचवा एजम्पशन। फिर अगर छठवें की बात करते हैं तो जो बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, बेंडिंग ऑफ बीम, ठीक है, होने पर जो बीम है वो बेंड होने पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर उसके अनुप्रस्थ काट की मापों की अपेक्षा सबसे अधिक होगी। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि सेंटर से क्या है न्यूट्रल फाइबर की दूरी, तो वो हमेशा ज्यादा रहेगी ही, तो इसलिए क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा मैक्सिमम होगी। ये प्योर बेंडिंग या फिर सिंपल बेंडिंग जिसको बोल सकते हैं उसका एजम्पशंस है। ये 6 आप याद रखिए। पहला होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल होना चाहिए। दूसरा बेंडिंग मोमेंट अंडर इलास्टिक मोमेंट, मतलब कि जो बेंडिंग हो रहा है उसमें जो नमन हो रहा है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। तो प्रत्येक परत अपने संपर्क वाली सतह को बिना प्रभावित किए ही वो फैलनी चाहिए। और टेंसाइल एंड कंप्रेसिव दोनों साइड में यंग मॉडुलस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्रॉस सेक्शन जो है प्लेन आफ्टर एंड बिफोर बेंडिंग, मतलब कि बेंडिंग से पहले बेंडिंग के बाद जो क्रॉस सेक्शन है वो हमेशा प्लेन होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा सारे और पॉइंट्स की तुलना में मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया। बात करते हैं सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है,
सेक्शन मॉडुलस, क्या आकृति मापांक, सेक्शन मॉडुलस, जिसको जेड से प्रदर्शित करते हैं आई बाई वाई। ठीक है, वाई हमने बताया आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये क्या होता है, सेक्शन मतलब कि सेक्शन मॉडुलस, आकृति मापांक आई बाई वाई। ठीक है, अब ये अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी E इंटू आई, यंग मॉडुलस इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहलाती है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में आप सभी को और कुछ इतना आयोग का आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सॉरी जो ये सेक्शन मॉडुलस है, इसकी यूनिट क्या होती है, mm क्यूब। ठीक है, क्या होगी, mm क्यूब। क्यों mm क्यूब, आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये mm की पावर 4 होता है, और जो डिस्टेंस होगी वो mm होगी, तो एक कट जाए तो mm क्यूब बचेगी इसकी यूनिट। ठीक है, तो ये सेक्शन मॉडुलस होता है आई बाई वाई। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस चैप्टर को क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे थ्योरी क्या है, थ्योरी केवल एक थ्योरी है। ठीक है, एक डेरिवेशन, एक थ्योरी, बाकी न्यूमेरिकल। एजम्पशंस हो गया थ्योरी, और डेरिवेशन हो गया बेंडिंग इक्वेशन, बाकी न्यूमेरिकल आप सभी को इस चैप्टर से पढ़ना है, जो कि आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस हो गया आपकी, ये भी आपको समझ में आएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, क्या यहाँ से न्यूमेरिकल आप जरूर लगा लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। ठीक है, बाकी के जो चैप्टर्स हैं उसका जो सी आराम करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट आप सभी के बीच में रह गया, आप सभी को मन में रहेगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमको कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप सभी को नोट्स मिल जाएगा, चाहे वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का हो, या फिर मतलब हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन का हो, या फिर आपका ये सोम का हो। आपको वहाँ पे जो PDF है वो मिल जाएगा, बाकी जो लेक्चर्स है उनके लिंक भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।